नमस्कार, हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के विषय में बात करेंगे। ज्योग्राफी क्या है? ढेर सारी अवधारणाएं इसके विषय में हैं, लेकिन हम लोग अक्सर तथ्यों की तरफ जाते हैं और मूल विषय की तरफ नहीं जाते हैं, यानी विचार की ओर नहीं जाते। चलिए हम वैचारिक स्तर पर बताते हैं भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। अब अगर आप देखेंगे, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सोसाइटी भी है, क्या नहीं है। लिखा भी गया है ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ढेर सारे विषय इसके जुड़े हुए हैं इससे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी शब्द को हिंदी में हम लोग कहते हैं भूगोल। बात यही शुरू करते हैं, भूगोल। भू का अर्थ है पृथ्वी, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन। लेकिन आप जानते हैं पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कैसी है? गोलाभ है, अंडे जैसी है। ढेर सारा नाम दिया गया है इसको, अंडे जैसी, एक्सेप्ट। कभी बाय द वे किसी परीक्षा में आता है आकार कैसा है, और पूछते हैं आपसे कैसा है, आप कहते हैं एक्सेप्ट, यानी इट्स राइट, अंडे जैसी। साइंटिफिक भाषा में इसको कहते हैं इलिप्टिकल, इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार जैसे होता है। एक इसका लघु अक्ष, एक दीर्घ अक्ष हुआ, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। इसके बाद किसी ने कहा फ्लैटेंड, चपटी। ये भी सही है, उतना चपटा नहीं है लेकिन है। आगे चल करके इसको कहा स्फेरॉइड, यानी नॉट स्फीयर, स्फेरॉइड, स्फेरिकल नहीं है, स्फेरॉइड है। अगर किसी गोले को आप गेंद मानो और एक टार्च से आप रोशनी इधर डालिए, ये इधर शेड आएगी, कुछ अंडे जैसे आएगी, तो इट्स नॉट स्फेरिकल, इट इज स्फेरॉइड, गोलाब, गोले पर पड़ी शेड। आगे चल करके एक इन्होंने और नाम दिया, जब इसको एक नाम दिया ऑरेंज शेप्ड, नारंगी जैसी, तब इसी को नाम दिया जियोइड। जियो मीन्स पृथ्वी, भूआब। तो इसको भूआब कहें, गोलाब कहें, दोनों सही है। इलिप्टिकल कहें तब भी, एक्सेप्ट कहें तब भी, फ्लैटेंड कहें तब भी। हाँ, ये स्फेरिकल नहीं है, बाकी सब सही है। तो सिंस नाउ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड एज स्फेरिकल, सो वी आर नॉट स्टडीइंग अबाउट भूगोल, वी हैव टू स्टडी अबाउट ज्योग्राफी। हम लोग भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। भूगोल के विषय में बहुत पुरानी पुरानी अवधारणाएं हैं, वेरी ओल्ड कंसेप्ट्स। एक पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है, बड़ी फेमस किताब है, ज्योग्राफी ऑफ पुराणाज, पुराणों का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ पुराणाज। एस.एम. अली की किताब है, डॉक्टर एस.एम. अली, डॉक्टर एस.एम. अली। ढेर सारी बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो स्पष्ट अवधारणा हमारे सामने आती है, तो पहला नाम आता है हिकैटियस का। इसके पहले पृथ्वी के आकार के विषय में किसी ने कुछ कहा ओब्लॉन्ग, जैसे कि अरस्तु ने कहा, अरिस्टोटल, स्ट्रैबो ने कुछ कहा, है ना, अलग अलग विचार दिए गए। लेकिन एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करते हैं तो पहली चर्चा कहां से आती है? हिकैटियस से आती है। हिकैटियस के पहले एक ही विद्वान कई विषयों में एंट्री कर जाता था। अरस्तु हैं, उन्होंने फिलोसॉफी में भी एंट्री किया, दर्शन शास्त्र में, राजनीति में भी, जीव विज्ञान में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। विषय स्पष्ट नहीं था। लेकिन हिकैटियस 550 to 476 BC इनका जीवन काल है। इन्होंने किताब लिखा, व्हाट वाज जेस पीरियड्स। ही इज फेमस हिकैटियस ऑफ मिलेटस, मिलेटस के निवासी थे वे, मिलेटस एक स्थान था। तो ये जो किताब है जिस पीरियड्स, पीरियड माने वैसे काल होता है, कालखंड यानी समय, लेकिन इसका जो मूल सार है वो किस रूप में जाना जाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका वर्णन। अब पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा है। हमारे बहुत पुराने एक राजा थे पृथु, इनका नाम था पृथु, पृथु से पृथ्वी का नाम पड़ा, पृथु ने रक्षा किया था इसकी। एनीवे,
Description of the earth. He was Hecataeus who at first described the description of the earth, described it as the description of the earth in his book Gis Periods. But he did not provide us the name of geography. कुछ सालों के बाद, एक अंतराल के बाद इरेटोस्थनीज आते हैं। ये भी यूनानी थे, ग्रीक थे। इनका जीवन काल है 276 से 194 BC। इनका संबंध और विषयों से भी है, मैंने ज्योग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह से। इन्होंने ही वाज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट स्कॉलर हु क्वाइंड द वर्ड ज्योग्राफी। आई से क्वाइंड, सबसे पहले इन्होंने एक नाम दिया ज्योग्राफी। इट वाज बेसिकली जियोग्राफिका। तो अगर भूगोल का पिता कहा जाए हिकेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ही इज फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन भूगोल शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। द वर्ड ज्योग्राफिका वाज डिस्क्राइब्ड एज जियो प्लस ग्राफीन। दिस इज एन, जियो प्लस ग्राफीन। जियो मीन्स अर्थ ग्रीक भाषा में, ग्राफीन मीन्स टू राइट। टू राइट एनीथिंग अबाउट अर्थ, दैट इज ज्योग्राफिका। ठीक है। अब ज्योग्राफी आगे चल करके इसको जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफिक्स, ग्राफिया, इसे कई नाम दिए गए। कुछ भी कहा जाए, बेसिकली क्या है? टू राइट एनीथिंग अबाउट द अर्थ। ठीक है। लेकिन जो भी आप पृथ्वी के बारे में लिखते हैं वह क्या है? इरेटोस्थनीज ने इसके बारे में बताया था। अब पृथ्वी पे एक लिविंग चीज है और नॉन लिविंग है, यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक बोथ आर। तो अगर हम बायोटिक की बात करते हैं, बायोटिक, 1 मिनट, जिनमें जीवन है, जैसे मान लीजिए आप दो चीज देखिए, एक इधर दिस इज हिल, हिल यानी पहाड़, दिस इज हिल, ये पहाड़ है, ये भी धरती पर है। The word geographica said geography is description of the earth, पृथ्वी का वर्णन है। अब पृथ्वी पर पहाड़ है, यानी पहाड़ का भी वर्णन है। एक दूसरा बिंदु है, जैसे मान लो ये मनुष्य है, he is man, यानी मनुष्य, मनुष्य का वर्णन है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य भी है। एक सवाल आता है कि इफ ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट हिल और हिलॉक्स, पहाड़ का अध्ययन करता है, तो पहाड़ का अपना भी एक सब्जेक्ट है। उदाहरण के तौर पे जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। और मैन के बारे में पढ़ने वाले विषय मौजूद हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो भूगोल की क्यों जरूरत पड़ी? इन्होंने डिस्क्राइब किया आगे चल करके, इस पहाड़ को काट करके हमने क्या किया, इस पर एक मकान बना दिया। इस पहाड़ को काट कर क्या किया, इस पर एक मकान बना दिया। देखो, इस पहाड़ को काट करके समतल कर दिया हमने, इस पर एक मकान बना दिया। अब ये जो होम है, दिस इज होम, इसका अध्ययन करती है ज्योग्राफी। अब जरा समझिए, यानी ज्योग्राफी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना, प्योर फिजिकल फिनोमेना, एज वेल एज इट्स नॉट स्टडी ऑफ नेचुरल मैन फिनोमेना, बायोलॉजिकल फिनोमेना, but it studies about the phenomena
लैंडस्केप, सीनरी क्रिएटेड बाय मैन विद द हेल्प ऑफ नेचर। यानी कि भूगोल न तो शुद्ध रूप से भौतिक स्वरूप का अध्ययन है, न ही शुद्ध रूप से मनुष्य का अध्ययन है, बल्कि यह उस भूदृश्य का अध्ययन है, उस सीनरी का अध्ययन है, उस वस्तु का अध्ययन है जो मनुष्य नेचर या पृथ्वी की सहायता से बनाता है। अब मकान जो है ये क्या हो गया? मैन्स क्रिएशन। यहां मैंने लिखा ज्योग्राफी इज ह्यूमन क्रिएशन। मनुष्य का, मैंने ज्योग्राफी सोफिस्टिकेटेड साइंस, इट्स नॉट प्योर साइंस, मैंने नेचुरल नहीं है, बल्कि यह है मैन क्रिएशन, मैन्स क्रिएशन, ह्यूमन क्रिएशन। ग्रामेटिकली आप देख लीजिए। अच्छा, अब सिंस इफ देयर इज नो फिजिकल फिनोमेना, नो सीन कैन बी क्रिएटेड। अगर कोई जमीन नहीं है तो क्या बनेगा? मकान बनेगा किस पर? यानी इसको भी पढ़ना है, और यदि मनुष्य ना होता तो बनाता कौन? यानी इसको भी पढ़ना है। अब यहां आ जाते हैं इसके विषय पर। जब हम देखते हैं कि तीन चीजें मौजूद हैं, एनीवे यहां पे आ जाओ आप। ज्योग्राफी, दिस इज फिजिकल, दिस इज ह्यूमन। अब आप देखिए, आपने दो हिस्सों में भूगोल को बांटा। यदि जमीन न होती तो मकान बनता किस पर? मनुष्य न होता तो बनाता कौन? यानी दोनों का अध्ययन करेंगे तभी संपूर्ण अध्ययन होगा। तो फिजिकल ह्यूमन दोनों आ गया। देखिए, अब यहां पर आप बायोस्फीयर पढ़ते हैं, लिविंग एस्पेक्ट इसका आ गया, और यहां सेटलमेंट, आवास मनुष्य बनाता है धरती पर, यानी कि ज्योग्राफी यहां भी आ गई। इकोनॉमी भी वही है, कल्चर भी वही है, पॉपुलेशन भी। ठीक है, तो ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा कि धरती पर तीन तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक स्पेस, टाइम और मैटर। स्पेस, टाइम और मैटर। अच्छा, पृथ्वी से क्या तात्पर्य है? इधर आप देखो, लिक्विड मास, सॉलिड मास, गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। यहां मैटर लिखा है ना, स्पेस, टाइम और मैटर। सृष्टि का रहस्य तीन चीजों में छुपा है। स्पेस यानी दिशा, टाइम यानी काल, मैटर यानी द्रव्य, यानी मास, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य के तीन रूप हैं, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो अर्थ सरफेस, ये लिखा है ई। मैंने यहां ये लिखा था ना, ई। दिस इज अर्थ, जियो। ठीक है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो तीन तरह की चीजें मौजूद है धरती पर, स्पेस, टाइम एंड मैटर। एनीथिंग, कुछ भी क्रिएशन होगा ब्रह्मांड में तो तीन जरूरी है, स्पेस, टाइम और मैटर। ब्लैक होल में जो खत्म हो जाता है, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे उसमें। तो देखिए, स्पेस का अध्ययन स्पेशियल साइंस करता है, स्थानिक विज्ञान। टाइम का टेम्पोरल साइंस, कालिक विज्ञान। और मैटर का मटेरियल साइंस। ठीक है, तो फिजिक्स वगैरह इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर स्पेशियल साइंस की बात करते हैं। तो स्पेशियल साइंस में तीन आ गया, एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड का भूगोल, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान, और जियोग्राफी यानी भूगोल। एस्ट्रोनॉमी यानी ब्रह्मांड, उसी का एक हिस्सा पृथ्वी है। ब्रह्मांड जिसकी शुरुआत हुई थी सिंगुलैरिटी से, आगे चल करके गैलेक्सीज, नेबुला बनी, नेबुला से गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी में ढेर सारे तारे, तारों का समूह, उनमें से कोई एक तारा, तारे का अपना परिवार, तारे से निकल करके जो उसके टुकड़े, फ्रेगमेंट्स निकले, चक्कर लगाने लगे, ग्रह, उपग्रह इत्यादि बने। तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, ये बड़ा खंड है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने के लिए आपको ये दोनों जानना है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में, एक तो एस्ट्रोनॉमी, दूसरा ज्योग्राफी। फिर आते हैं यहीं पर स्पेशियल साइंस, स्थानिक विज्ञान। ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस, स्पेशियल विज्ञान, स्थानिक विज्ञान है जो स्पेशली लोकेशन की बात करता है, किसी चीज की मौजूदगी की बात करता है, जिसमें मनुष्य का भी योगदान है और नेचर का भी योगदान है। तो एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी यानी कि खगोलिकी, भूगर्भ विज्ञान और भूगोल। चलो वापस आते हैं,
ये आपने समझा। चलिए वापस इधर आते हैं हम। एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर के आप ये समझो, जो कॉस्मोस है, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड। कॉस्मोस माने क्या होता है? ब्रह्मांड। एक विषय होता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ज्योतिष जैसा विषय मत समझिए इसको आप। कॉस्मोलॉजी यानी कि कॉस्मोस का अध्ययन। लोगोस माने होता है साइंस, साइंस ऑफ कॉस्मोस। अपने नजरिए से, चूंकि हम धरती पर मौजूद हैं तो एक अध्ययन इसका करेंगे, एक विराट ब्रह्मांड का करेंगे। तो दो खंड हो गए इसके। एस्ट्रोनॉमी जिसे आप कहते हैं खगोलिकी, और ये है आपका भूगोल। आगे चलकर हम लोग करेंगे। ज्योग्राफी मैंने अलग लिखा ठीक समझने के लिए। तो फिजिकल फिनोमेना यानी नेचुरल फिनोमेना। अब नेचर जो चीज भी देती है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो नेचर ने क्या दिया? चट्टान दिया, लिथोस। लिथोस माने क्या होता है? चट्टान। इसका अध्ययन हो गया लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। नेचर ने क्या दिया? वायु, एयर। इसका अध्ययन कर लिया हमने एटमॉस्फियर, वायुमंडल में। विस्तृत अध्ययन इसका करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। आगे नेचर ने दिया वाटर, इसका अध्ययन कर लिया हमने हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। विस्तृत अध्ययन करते हैं ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। इसके बाद बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं जो लिविंग पार्ट है। अब एक नया अध्ययन ये है, नया तो नहीं है लेकिन एक विषय के रूप में स्थापित नहीं था, क्रायोस्फीयर। क्रायो माने होता बर्फ, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हिममंडल। बेसिकली इसका अध्ययन आप यही कर लेंगे हाइड्रोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में। अलग से लिख दिया है। लिथोस्फीयर में जब आप लैंडस्केप पढ़ते हैं यानी स्थल मंडल, तो एक लैंडस्केप होता है पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म और ग्लेशियल लैंडफॉर्म यानी हिमानी और परिहिमानी स्थलाकृतियां। और इधर हाइड्रोस्फीयर में जो जल का हिस्सा है, शुद्ध जल हिमीकृत रूप में पाया जाता है यानी प्योर वाटर इज फाउंड एज फ्रोजन। तो इसको अलग से हिम मंडल। अब इसको क्रायो ज्योग्राफी यानी हिम भूगोल, क्रायोलॉजी यानी हिम विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्योर फिजिकल फिनोमेना, इसके मैंने 5 रूप लिखे हैं। आगे आते हैं ह्यूमन फिनोमेना यानी मनुष्य और तत्संबंधी। पॉपुलेशन, जनसंख्या होगी तो पहला काम क्या होगा? रहना यानी सेटलमेंट यानी अधिवास भूगोल। सेटलमेंट अधिवास भूगोल 2 तरह का हुआ, नगरी और ग्रामीण, अर्बन और रूरल। ठीक है, रूरल माने होता है ग्रामीण, ग्रामीण अधिवास, और अर्बन शहरी अधिवास। एक रर्बन भी हो गया है, एक नया आया है रर्बन, रूरल पर प्लस अर्बन, यानी कि जहां पर ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, रर्बन बोलते हैं इसको। ये नई अवधारणा है। इसके बाद इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर आते हैं कल्चर यानी संस्कृति, यानी कि मानव धीरे धीरे जब अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में विकास करता है तो उसका एक समाज बन जाता है, इसकी परंपरा बन जाती है। सब मिला जुलाकर कंपोजिट फॉर्मेट में कल्चर कहते हैं। इकोनॉमी के कई एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले आता है संसाधन, रिसोर्स। तो रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। रिसोर्स नेचुरल, मैन मेड, आप जानते हैं। रिसोर्सेस और नॉट, दे आर मेड। जिम्मरमैन का एक स्टेटमेंट है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, सनलाइट वाज अ सोर्स नॉट रिसोर्स। जब तक उसकी उपयोगिता हम नहीं जानते थे, इट वाज सोर्स। लेकिन जब हम जान गए हमारे लिए फायदेमंद है, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, देन इट बिकेम रिसोर्स फॉर अस। तो जिस चीज का उपयोग हम लोग जान जाते हैं, करना शुरू कर देते हैं, वह रिसोर्स हो जाता है, संसाधन। उसके पहले उसको सिर्फ साधन कहते हैं। तो सोर्स के आगे लगा दिया री, यानी पुनर्साधन, संसाधन। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि,
यह भी इकोनॉमी का हिस्सा है। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इसका विस्तृत अध्ययन करता है। कॉमर्स यानी वाणिज्य, और ट्रांसपोर्ट, परिवहन, इसी में ट्रेड भी जुड़ जाता है, ट्रेड ज्योग्राफी। ठीक है, ये भूगोल का आपका स्कोप होगा, इट्स स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का परिक्षेत्र। फिजिकल, ह्यूमन, ह्यूमन में ये विस्तार हो गया। अब इनमें भी आपस में विस्तार है, जैसे कि आपका कल्चर ज्योग्राफी, इसमें सोशल ज्योग्राफी, रेशियल ज्योग्राफी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके विस्तार है। ठीक, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं। अब अगर भूगोल को पढ़ना हो तो कितने तरीके से आप पढ़ेंगे, दिस इज अप्रोच। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि भूगोल की का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। अब देखिए, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, एक पुस्तक है हार्टसोन की। हार्टसोन ने किताब लिखी नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति। भूगोल की क्या प्रकृति है? स्वभाव। पहला, इट इज स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, यह पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। अब देखो, परिभाषा क्रूड होती है और परिभाषा स्टेब्लिश्ड होती है, दोनों होता है। लेकिन जो उसका अप्लाइड फॉर्मेट है, यानी कि व्यवहारिक रूप है, कुछ और कहता है। अब देखिए, कह दिया गया ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी जो है का वर्णन है भूगोल। अब पृथ्वी पर क्या क्या जिसका वर्णन करेंगे, उसकी प्रकृति देखो। पहली चीज क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अब आप चट्टानों के अंदर चले जाएंगे तो भूगोल उनका अध्ययन नहीं करता, वो जियोलॉजी की बात हो गई, दिस इज जियोलॉजी। वो भी कहीं न कहीं चीज मौजूद है, इट इज स्पेशल साइंस। सो जियोलॉजी स्टडीज दैट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलॉजी है या जियोमॉर्फोलॉजी का डीप स्टडी है। लेकिन ज्योग्राफी सरफेस की बात करता है। क्यों? क्योंकि मानव छेड़छाड़ वही कर रहा है। ज्योग्राफी में मैन, आगे चल करके जब आप बताएंगे आपको कि हाउ ज्योग्राफी चेंजिंग विद टाइम टू टाइम, तो आपको समझ में आएगा कि मूल चीज क्या है कि जो परिवर्तन होता है मनुष्य के कारण, उसका अध्ययन है। ठीक है, जैसे धरातल और उसमें जो फोर्सेस काम कर रही हैं, परिवर्तन कर रही हैं। अब वो परिवर्तन धरातल पर हो रहा है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस भी हैं, जैसे वोल्केनो है, ज्वालामुखी, और जैसे अर्थक्वेक है। तो जो धरातल पर परिवर्तन ले आते हैं उनका भी अध्ययन उसमें हो गया। धरातल मुख्य है, अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पर बाहरी क्रियाएं भी हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अपक्ष है या प्रदन है, वेदरिंग, एरोजन एटसेट्रा, उनसे भी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो सरफेस को लेकर के ज्यादा फोकस करती है ज्योग्राफी, खास करके जो फिजिकल एस्पेक्ट है। और इसी पर मकान बनता है, इसी पर दुकान बनती है ना। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतरा विषयक साइंस है। डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर से। ऐसे ही बायोस्फीयर जब आप पढ़ेंगे, बायोस्फीयर में आप देखें यहां पर इसके दो हिस्से कर सकते हैं, एक फ्लोरा, एक फौना। यानी कि एक आपका है वनस्पति जगत, एक है प्राणी जगत। अब देखो, बॉटनी जुड़ी है इससे, थियोफ्रेस्टस जिसके फादर कहे जाते हैं। वनस्पति भूगोल या फ्लोरल ज्योग्राफी, फॉनल ज्योग्राफी, ठीक है, या प्लांट ज्योग्राफी, एनिमल ज्योग्राफी। यहां पे आप देखें कल्चर, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, रेशियल ज्योग्राफी यानी जातीय भूगोल, नृजातीय भूगोल, ठीक है, ऐसे मतलब तमाम। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी इकोनॉमिक्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ढेर सारे विषय हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं भूगोल से, इसलिए इसको अंतरा विषय चार्ट वगैरह बना के हम बता सकते हैं, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है ना। तीसरा देखिए इसको, इट इज एन एम्पेरिकल साइंस। एम्पेरिकल साइंस,
इंपेरिकल का मतलब आनुभविक। ज्योग्राफी एक बहुत निर्दयी सब्जेक्ट है, वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसको इस तरह समझो कि जो मौजूद है उसी का अध्ययन करता है। जो मौजूद था, इट इज पार्ट ऑफ क्रोनोलॉजी, बट एक्चुअली ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट इंपेरिकल एस्पेक्ट, जो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री, और ये गौरैया है, कोई भी आप बना दो, तो जो गौरैया है इसका अध्ययन करेगा कोई सब्जेक्ट, लाइक जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और पेड़ का अध्ययन कौन करेगा, ट्री का, अ सब्जेक्ट लाइक बॉटनी। अब इस गौरैया ने इस पेड़ पर एक घोंसला बना दिया। अब घोंसला क्या है, दिस इज ए रियलिटी एंड दिस इज द फिनोमेना क्रिएटेड बाय स्पैरो विद द हेल्प ऑफ ट्री। पेड़ की मदद से, यानी पेड़ पर गौरैया ने घोंसला बनाया। तो हालांकि उसका भी एक साइंस होता है, घोंसले का विज्ञान अलग होता है, बट ज्योग्राफी इज सब्जेक्ट लाइक व्हाट स्टडीज अबाउट नेस्ट, यानी जैसे घोंसले का अध्ययन करे कि न तो केवल उसका, ना उसका, बल्कि उसका जो क्रिएटर है। तो इंपेरिकल साइंस है, इंपेरिकल समझ जिसमें अनुभव शामिल है। इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इंटर रिलेशनशिप्स। अब आप समझे भूगोल पैदा कहां से हुआ। भूगोल तब पैदा हुआ जब पता लगा कि हम उस चीज को ध्यान में रखें कि व्हाट रिलेट्स बोथ एस्पेक्ट्स, यानी कि जो जमीन को मनुष्य, नेचर को मनुष्य जोड़ता है। अब ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, दिस इज इंटररिलेशनशिप। अब चलो थोड़ा बता देते हैं इसको। जैसे डिटरमिनिज्म, यानी इसको बोलते हैं नियतिवाद। एक संबंध हो गया, कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की प्रबलता का सिद्धांत। जैसे कोसी नदी में बाढ़ आ जाती थी, दामोदर में बाढ़ आ जाती थी, टेनेसी में बाढ़ आ जाती थी, भूकंप आ जाता था, तो मनुष्य को नहीं पता था रियल साइंस। वो कहता था भूकंप आ रहा है तो शेषनाग फन बदलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जैसे कहते थे धरती खम्भों पर टिकी है, इलियड ओडिसी में होमर कहते थे। मीन्स एक समय था जब मनुष्य प्रकृति से बंधा हुआ था, बंधा अभी भी है, लेकिन उस समय गवर्न होता था प्रकृति की प्रबलता का सिद्धांत। तो टेनेसी वाज बेन फॉर अमेरिका, दामोदर वाज बेन फॉर बंगाल, कोसी बेन फॉर बिहार, यानी बंगाल का शोक, बिहार का शोक, समझ रहे। तो शोक का मतलब क्या हुआ कि हम वी कांट कंट्रोल द नेचर। ठीक, ये भी भूगोल में हम पढ़ लिए भाई, इसमें नेचर तो आएगी। दूसरा हुआ पॉसिबिलिज्म, यानी संभववाद। संभववाद का मतलब क्या हुआ कि पाल पिटाल्डी लबलास का कंसेप्ट है, उसका मतलब कि आगे चलकर नदियों पर बांध बना दिया गया। जैसे दामोदर नदी पर, टेनेसी पर बांध बना दिया गया। तो डैम वाज नॉट नेचुरल फिनोमेना, वो जो बांध बनाया गया प्रकृति ने नहीं बनाया, इट वाज बिल्ट बाय मैन। तो वो जो बांध है जब बना, बाढ़ का नियंत्रण, फिर वो पानी कहीं डाइवर्ट होकर चला गया, सूखे का नियंत्रण, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेट हो गई, तो माने बन गई। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर आर पॉसिबिलिटीज स्कैटर्ड इन नेचर, बाय चूजिंग, बाय सिलेक्टिंग वन और मोर ऑफ देम वी कैन चेंज द नेचर। यानी सृष्टि में, प्रकृति में ढेर सारी संभावनाएं हैं, मनुष्य उन संभावनाओं का इस्तेमाल करके प्रकृति को चेंज कर सकता है। फिर अंतर संबंध आ गया, भूगोल को संभववाद। अब देखो आगे तीसरा
तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि नव नियतिवाद। अब कोयना एक नदी है महाराष्ट्र में, कोयना पर पार्क बनाया गया, लेकिन 1967 में, आई थिंक वही टाइम है, भूकंप आ गया। क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं, डैम बांध, तो जैसे नदी आ रही है, नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, अब उसको हम रोक रहे हैं। तो हमने बांधों को देखा है, प्रैक्टिकली देख करके, धौलीगंगा प्रोजेक्ट को चेनाव पर बना, लखवार ब्यासी देहरादून में बना। प्रैक्टिकली जब मैंने देखा तो जैसे बांध बन रहे हैं, नदी आ रही है, उस नदी को रोकना है, क्योंकि पानी एक लिमिट तक जाए, फिर वो पानी जब एक लिमिट तक जाएगा, एक टनल से उसको निकालेंगे, पानी घुस जाएगा ऊपर की टनल में, आगे जाकर एक टरबाइन पर गिरेगा और बिजली बनेगी उससे, फिर पानी निकल जाता है, पानी मतलब वेस्ट नहीं होता। तो जब डैम फॉर्मेशन होता है, तो जो उसका डैम है यानी बांध है, पानी को जब रोकता है, ढेर सारा पानी जमा हो जाता है, तो पीछे रिजर्वायर बन जाता है, जिसको जलाशय बोलते हैं। उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ रिजर्वायर, द रॉक्स वर डिस्पर्स्ड एंड अर्थक्वेक हैपेंड। जब जलाशय में ढेर सारा पानी आ गया, कोयना डैम की बात कर रहे हैं, तो चट्टानों में खिसकाव आ गया, बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ रिजर्वायर, यानी कि जलाशय के पानी के दबाव की वजह से चट्टानें खिसक गई, भूकंप आ गया। तो विचार किया जाने लगा कि वी कांट इग्नोर द नेचर। हम प्रकृति में तब्दीली कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने गवर्न नहीं कर सकते। तो हो गया नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। तो आगे चल करके इसमें भी सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने दिया ना कि इट वाज कॉल्ड एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ, रुको और जाओ, यानी नेचर्स रोल एज ट्रैफिक पुलिस। प्रकृति का रोल कैसे है? एक परिवहन पुलिस की तरह, कि उधर से अब आ रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पड़ रही है। जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे होती है, ऐसे कि इधर से सवारियां आ रही, बीच में रेड लाइट आ गई। अब ट्रैफिक पुलिस अगर आप आ रहे हो रोक रही है, लेकिन अगर आप रोकते नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो स्टॉप एंड गो, रोकती है फिर कहती जाओ, लेकिन अगर आप रोकने पर तुरंत निकल गए तो आप जिम्मेदार होंगे। तो यानी नेचर वार्न्स अस, प्रकृति हमें चेतावनी देती है, चेतावनी की भूमिका है। ठीक है, अब जिम्मेदार हम होते हैं। तमाम इसमें घटनाएं आ रही, प्रकृति में हस्तक्षेप करने के परिणाम, जंगल कट रहे हैं, एयर कंडीशन का यूज आप करते हैं, तमाम चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहीं से एक सिद्धांत निकला जिसको आप बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषित विकास की अवधारणा। तो प्रोफेसर मुनीश रजा एक विद्वान थे, वो कहते हैं देयर इज नीड टू ह्यूमनाइज द नेचर एज वेल एज देयर इज नीड टू नेचुरलाइज द मैन। एक जरूरत है प्रकृति को मानव के अनुकूल बनाएं और मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल बनाएं, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए नहीं रह सकते, विकास भी करना है, और प्रकृति का क्षरण कर देंगे तब भी हमारा विनाश हो जाएगा। तो हमको बैलेंस करना है, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी, इसी को हम संधृतीय विकास, संधारणीय विकास, धारणीय विकास, संपोषित विकास, कई नामों से जानते हैं। और कई सिद्धांत साथ में आए, उदाहरण के तौर पर इकोलॉजिज्म, पारिस्थितिकीवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, रेडिकलिज्म यानी कि क्रांतिवाद, रेडिकल ज्योग्राफी आगे निकली है ना, ऐसे पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तराधुनिकतावाद। तो जितने भी विचार आए हैं अंडर ज्योग्राफी, दे प्रूव क्या कि इट इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप्स, अंतर संबंधों का अध्ययन। इट इज अ सिंथेसाइजिंग साइंस। लास्ट में देखो
इसे कहते हैं कि ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। भूगोल सभी विज्ञानों का पिता है, माँ है। मदर का मतलब क्या है? दे आर बॉर्न फ्रॉम ज्योग्राफी, वो भूगोल से ही निकले हैं। सारे पॉइंट वही मौजूद हैं। आप इकोनॉमिक्स कहां से निकला है? ज्योग्राफी से। भाई पृथ्वी थी, उस पर मनुष्य आया, उसको आवश्यकताएं आई, ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पृथ्वी पर मनुष्य अपनी पॉपुलेशन, उसकी सामान्य आवश्यकताएं पूरी हुई, महत्वाकांक्षा बढ़ी, राजनीतिक भूगोल। यानी कि सिंथेसाइजिंग साइंस। ज्योग्राफी इज रिलेटेड विद ऑल सब्जेक्ट्स, सो interdisciplinary science, and geography is mother of all sciences related to all sciences, synthesizing science। ठीक है, संश्लेषणकारी भूगोल है। अब देखो, अब भूगोल हम पढ़ते क्यों हैं और कैसे पढ़ते हैं? दो चीजें बची। तो क्यों पढ़ते हैं? एम्स ऑफ ज्योग्राफी। एम्स, उद्देश्य क्या है? पहला, टू इस्टेब्लिश लोकेशन, लोकेशन को इस्टेब्लिश करना। अब आप कहीं चले गए, हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ हो? आप कहते हैं कि हम इन कोलकाता, हम कलकत्ता में हैं। कहते कोलकाता, हम कैसे समझे कोलकाता कहाँ है? तो आप कहते हैं कि आप कहाँ हो? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद से किस दिशा में? डायरेक्शन बता दिया आपने, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे डायरेक्शन कितना है। तो आप तीसरा बताएंगे, आप मुंबई जानते हैं, वहां से इतना दूरी है। बात समझिए। तो आप लोकेशन बताते हैं। आप जैसे मान लो ये लोकेशन बताना है, कहां पे है, आप यहां से नहीं समझ पाए, यहां से रिलेट कर दिया आपने दूरी बता करके, ए बी सी। तो भूगोल का पहला उद्देश्य क्या होता है? स्थान का निर्धारण, बिंदु का निर्धारण। इसके लिए मैप बनता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर, फिर उसका जाल, ग्रिड, समय जोन इत्यादि जितने भी हैं सब ज्योग्राफी के पार्ट है। तो लोकेशन को स्टेब्लिश करना, जब ज्योग्राफी अस्तित्व में आई है, बड़ा मदद हुआ मैप बनाने में। अलेक्जेंडर थियल्स ने शुरुआत जो की थी, आगे चल करके आपको पता ही होगा। तो एम्फेसिस मैन लैंड रिलेशनशिप्स, मनुष्य को जमीन पर कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर कोई विषय सिखाता है तो भूगोल है, या और कोई विषय अगर सिखाता है तो भूगोल का पार्ट है वो। मैंने इधर इंटररिलेशनशिप बताते हुए बता दिया आपको कि मैन लैंड रिलेशंस। यदि मान लीजिए कहीं पे भूकंप आ गया, कहते कैसे भूकंप आ गया, मकान वकान गिर गए, तो एक निष्कर्ष निकलता है कि earthquake prone areas we have to avoid to live on earthquake prone areas। earthquake prone जो एरियाज हैं उनमें रहने से बचना चाहिए। ठीक है, अब मान लो अगर आपको रहना ही रहना पड़े, तो जापान में देखो लकड़ी के मकान बनते हैं, फोम के कागज के मकान बनते हैं। अरे ऐसे कागज नहीं है जो पन्ना, उसका मतलब होता है लाइट, हल्का। ठीक है, अच्छा, एक जगह कोई आदमी देखते हो बिल्कुल ब्लैक है, एक जगह बिल्कुल वाइट है, व्हीटिश है, गेहुआ, ब्राउन है, भूरा। तो क्यों? मैन इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच ही लिव। जहां रहता है उसकी जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। बहुत गर्मी होगी, काला होगा। आप मद्रासीज का कलर देखिए, नागालैंड के लोगों का कलर देखिए। ऐसे रहन सहन होते हैं। खान पीन की जो परंपरा होती है, कहीं मछली ज्यादा के लोग खाते हैं, कहीं पर मछली खाना पंडितों के लिए मनाही है, और कहीं पता लगा कि बंगाल में अगर मछली नहीं चढ़ी शादी में तो शादी वापस हो जाती है। तो आवर ट्रेडिशंस, आवर कस्टम्स, रिचुअल्स, दे आर गवर्न्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, एल्सवर्थ हंटिंगटन की एक किताब थी, उसमें एक विचार दिया उन्होंने, सिविलाइजेशन फॉलोज द क्लाइमेट, यानी सभ्यता जलवायु का अनुसरण करती है। अरे भाई, बोली, योर डायलेक्ट इज ए पार्ट ऑफ कल्चर।
लिंग्विस्टिक फैमिली इज पार्ट ऑफ कल्चर। तो लेकिन लिंग्विस्टिक फैमिली कैसे, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, जुकाम हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी अलग है, भाषा बदल गई, बोली बदल गई, एक्सप्रेशन बदल गया। तो इट मीन्स भूगोल इसका अध्ययन करता है, मनुष्य का जमीन के साथ क्या संबंध है, मनुष्य का नेचर के साथ क्या संबंध है, तो उस पर फोकस करता है। दिस टू एम्फसाइज, फोकस करता है उस पर, ठीक। टू एनालाइज स्पेशियल कैरेक्टर। अब देखिए, अब जो हमारी धरती है बहुत बड़ी है, ग्रांड, जो पहाड़ पर है वो जमीन पे नहीं है। भी मत कहना कि आज के जमाने में पिज्जा बर्गर और हर जगह कॉकटेल अवेलेबल है। रियल की बात हो रही है कि जो समुद्री किनारे मौजूद है, अब वो नारियल के पेड़ आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे जो वहां पे है, पेड़ मिलेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। आपको पेंगुइन इंडिया में नहीं मिलेगा, मिलेगा एक्सीटू विदेश इसको रखेंगे, या रेनोसेरास असम में होता है, दिल्ली में नहीं होता। अगर दिल्ली में रखेंगे बोटेनिकल गार्डन में तो इट इज डिपेंड ऑन एक्सीटू, यानी कि बहिर्स्थाने विधि होती है ना, बाहर से रख रखना। तो हमारा मतलब क्या है कि इसका अध्ययन कैसे करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि ये जो वेरिएशन डाइवर्सिटी स्कैटर्ड ऑन अर्थ, जब उसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर पे खास करके ध्यान देते हैं कि दूरी कितनी है, क्लाइमेट कैसा है, वहां की स्पेशल सिचुएशन कैसी है, टू गेन ह्यूमन वेलफेयर। अल्टीमेटली किसी भी सब्जेक्ट का एक गोल होता है ह्यूमन वेलफेयर को, यानी कि मानव कल्याण जो है, अधिकतम मानव कल्याण प्राप्त करना, मनुष्य का अधिकतम हित हो सके, इसलिए भूगोल बनाया गया। और देखो, पहले मैंने बता दिया कि ज्योग्राफी इज ह्यूमन क्रिएशन, इट इज नॉट नेचुरल साइंस, इट इज मैन्स क्रिएशन, ह्यूमन क्रिएशन, सोफिस्टिकेटेड माने सब्जेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इसको बताया। अब अगर भूगोल को आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी को समझना है, तो ओवरऑल समझने के लिए व्हाट शुड बी द राइट अप्रोचेस टू स्टडी द ज्योग्राफी। भूगोल को समझने सही से उपागम क्या है। अप्रोच माने होता है कि किसी चीज के नजदीक पहुंचना, टू अप्रोच, है ना, किसी चीज को समझना निकट से। तो फर्स्ट इज सिस्टमेटिक अप्रोच, सेकेंड इज रीजनल, थर्ड इज एनालिटिकल, फोर्थ इज एनवायरमेंटल। सिस्टमेटिक क्या है कि एक बड़े फलक पर, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड के संदर्भ में ज्योग्राफिकल कंडीशंस और जो उसके टॉपिक है उसको टॉपिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, अलग से पढ़ना। जैसे फिजियोग्राफी कैसे है, इसको हम थोड़ा बता दें आपको। सिस्टमेटिक में जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड, अब यहां पे फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, है ना, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर, यानी कि विश्व के संदर्भ में सबसे पहले भौतिक, जैसे यहाँ पे फिजिकल फिनोमेना, फिर ह्यूमन फिनोमेना, ऐसे समझो आप, ठीक है। फिर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट। अब रीजनल में क्या है, आप एशिया का ले लो, आप यूरोप ले लो आप। अब एशिया में फिजियोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, नदियां कैसी हैं, एग्रीकल्चर कैसी है। यानी कि बड़े फलक पर जब स्टडी करते हैं तो सिस्टमेटिक, यानी सारे टॉपिक्स का अध्ययन। अब किसी एक रीजन को लेकर कर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं आप। जैसे इंडिया को पढ़ेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी, वर्ल्ड को पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। समझ में आ गया, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच, यानी कि पूरा खोल करके
अगर कायदे समझना है, जैसे आपने कहा फिजियोग्राफी, अब वहां का पहाड़ कैसा है, तो फिर आप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, छोटी से बड़ी कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज सी लेवल, कि वहां से कितनी हमारी हाइट है ना, समुद्र तल से कितनी हमारी ऊंचाई है, उसको आधार पे आप कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है ना, इस प्रकार से जो प्रोफाइल आप बनाते हो उच्चा बच्च, है ना। तो आप जिस चीज को भी समझना होता है आप उसको एनालाइज करते हैं, तो एनालिटिकल अप्रोच भी इसमें काम करता है ज्योग्राफी को कायदे से समझने के लिए। और फोर्थ है इन्वायरमेंटल। ज्योग्राफी को अगर समझें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी आप समझ सकते हैं। पर्यावरण मतलब होता है द वर्ड इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ फ्रेंच वर्ड, एक फ्रांसीसी भाषा के शब्द से इन्वायरमेंट बना है, दैट इज इन्वायरोनेर, यानी कि दिस इज एनवायरोनेर, माने होता है टू इनसर्किल, घेरना। तो घेरना मतलब कि टू सराउंड, टू इनसर्किल, टू कवर, यानी कि हम जिन चीजों से घिरे हैं वह हमारा एनवायरमेंट है। इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग्स अराउंड अस, वी आर इनसर्किल्ड बाई एनवायरमेंट, हम उससे घिरे हुए हैं। इस अप्रोच से देखेंगे हमारे चारों तरफ क्या है, तो क्या है, बायोटिक, एबायोटिक, एक में जीवन है, एक में जीवन नहीं है। और फिर दोनों को कौन जोड़ रहा है, जो एनर्जी कंपोनेंट जोड़ रहा है, जो हमारी नीड है, इकोनॉमिक जो पार्ट है वो जोड़ रहा है। तो आप इन्वायरमेंटल अप्रोच से भी ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। तो ये दीज आर मेन थिंग, मुख्य बातें मैंने आपको बता दिया। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा होगा भूगोल को समझने के लिए। अगर हम सारांश करें तो भूगोल का मतलब ज्योग्राफी इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ प्योर फिजिकल फेनोमेना मीन्स अर्थ, as well as geography does not study about pure man phenomena, biological phenomena, but it is study of phenomena created by man with the help of nature. भूगोल न तो केवल शुद्ध रूप से पृथ्वी का अध्ययन है, न ही शुद्ध रूप से मनुष्य का अध्ययन है, बल्कि उस भूदृश्य का अध्ययन है जो प्रकृति की सहायता से मानव बनाता है। अब इसकी एक परिभाषा हो गई कि ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन। भूगोल पृथ्वी का मनुष्य के आवास के रूप में अध्ययन है। जब मनुष्य के आवास के रूप में बन गया तो सिर्फ सोफिस्टिकेटेड हो गया। तो यही फाइनल स्टेटमेंट है, ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ एबोर्ड ऑफ मैन, स्टडी ऑफ अर्थ एज एबोर्ड ऑफ मैन। भूगोल मानव के अधिवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन है। तो यहीं पर बात को विराम देते हैं। अगला क्लास आपका होगा एस्ट्रोनॉमी से हम लोग शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारा प्रयास कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।